और अब ये दोनों आमने सामने एक दूसरे का सामना करने के लिए खड़े हो जाते हैं। सो होमीज, वीडियो के स्टार्टिंग में सबसे पहले हम यहाँ पे पैलेस मास्टर को देख पाते हैं, जो कि यहाँ अपने आइस फ्लावर लोटस को क्रिएट करते हुए कहने लगती है कि तुम यहाँ पे हमें सजा दोगे। हाँ, क्या मजाक है, वो भी उस जुर्म के लिए जो कि हमने किया नहीं। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि यूनशी जो कि अपनी स्वॉर्ड को लेकर रेडी था, वो कहने लगता है कि वो तुम ही लोगों जिसने की उसे इस हद तक मजबूर कर दिया कि वो यहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ के चली जाए, इवन की अपनी कल्टीवेशन तक को उसने तुम लोगों के चक्कर में खराब कर लिया। तब तो तुम्हें इसका अंजाम भुगतना ही होगा ना। अब यहाँ पे ये कहते हुए वो अपनी तलवार लेकर सीधा उसकी तरफ टूट पड़ता है और यहाँ अपनी फायर बॉडी को समन करते हुए चला के एक जायंट सा स्वॉर्ड अटैक सीधा उसके ऊपर कर देता है। लेकिन यहाँ पे पैलेस मास्टर भी अपने लिए एक आइस लोटस शील्ड को क्रिएट कर लेती है। यहाँ पे उसकी फ्लेम का इम्पैक्ट ना पीछे मौजूद जो सीनियर्स थे ना, उन सभी को भी फील हो रहा था। वो समझ चुकी थी कि यूनशी अब पहले जैसा कमजोर नहीं रहा। इस दौरान पैलेस मास्टर यूनशी के ऊपर एक और हमला करते हुए उसे यहाँ से दूर कर देती है और बाकी सारे जो लोग पीछे मौजूद थे ना, वो देख के हैरान थे कि यूनशी ने इस स्ट्राइक को हैंडल कर लिया। कोजियारियन के पैलेस मास्टर है दी मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पर्सन इन सब के बीच। और कोई बंदा होता अब तक वो मारा जाता, लेकिन यूनशी ने इस स्वॉर्ड स्ट्राइक को न सिर्फ उसके ऊपर चलाने की हिम्मत की, बल्कि उसके काउंटर अटैक को भी डिफेंड कर लिया। अब यहाँ पे यूनशी वापस उसके ऊपर हमला करता है। इनके बीच क्लोज कॉम्बैट चल रहा था। इस दौरान यहाँ पे जो पैलेस मास्टर है ना, वो काफी सारे टेंटिकल्स के जरिए से यूनशी के ऊपर हमला भी करती है, लेकिन यूनशी की स्पीड कमाल की है जो की, और वो उसके जरिए से बचते हुए उसके करीब आ जाता है। लेकिन इन टेंटिकल्स की जो स्पीड है ना, वो लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसके चलते यूनशी को भी अब दिक्कत आ रही थी। लेकिन फिर यहाँ पे जो पैलेस मास्टर है वो मौका देखते साथ ही उसकी गर्दन को जकड़ लेती है। लेकिन यूनशी जैसे तैसे इससे जान छुड़ा लेता है, लेकिन देर हो चुका था। तब तक दूसरा टेंटिकल आकर इसे पूरी तरीके से बांध देता है। अब पैलेस मास्टर अपनी पूरी आइस की पावर इसे जमाने में उतार देती है। अब कुछ पल के लिए तो उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसने यूनशी को ठिकाने लगा दिया है, लेकिन लेफ्ट में से तभी चिल्लाने की आवाज आती है और जमीन को फाड़ते हुए यूनशी का हेवनली वुल्फ स्लैश अटैक बाहर आता है। और ये अटैक इतना तगड़ा वाला था कि यहाँ पे पैलेस मास्टर को तो मैदान छोड़ के भागना पड़ जाता है और अब वो हवा में फ्लोट करते हुए यूनशी के ऊपर सुप्रीम सप्रेशन नाम का एक अटैक करती है। अब ये देखते साथ ही यूनशी हवा में जंप करता है और यहाँ से भागने की कोशिश करते हुए सीधा उसके करीब जाता है, लेकिन धीरे धीरे करके यहाँ पर तो पैलेस मास्टर काफी बड़े बड़े आइस पिलर्स को क्रिएट कर रही थी। और ये जो बड़े बड़े पिलर्स थे ना, ये नीचे से सक्शन फोर्स को क्रिएट कर रहे थे, विच मीन्स ऊपर से सप्रेशन फोर्स और नीचे से सक्शन फोर्स जो मिलके यूनशी को नीचे की ओर खींचने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे तभी पैलेस मास्टर अपने एक्सेस ऑफ फ्रोजन हेवन नाम की एक टेक्निक का भी यूज कर दिया है, जो कि इसका फाइनल स्ट्राइक था। और जो स्ट्राइक इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि यूनशी सीधा मुंह के बल जमीन पे जा गिरता है। अब जैसे तैसे वो यहाँ से फ्लाई करने की कोशिश करता है, लेकिन ये सप्रेशन फोर्स बहुत ही तगड़ा वाला था। अब यहाँ तेजी से ऊपर से जो आइस पावर है वो भी रिलीज हो रही थी और यूनशी पूरी तरीके से एक आइस ब्लॉक में ट्रैप हो जाता है। अब ये देखकर तो सभी के होश उड़ जाते हैं और इस दौरान यूनशी जो कि पूरी तरीके से एक आइस क्रिस्टल के अंदर जम चुका था, तभी यहाँ पे पैलेस मास्टर जैसे ही नीचे आती है ना, तो वो यूनशी की तरफ देखकर कहने लगती है कि तुम्हारी उम्र का एक लड़का मुझे आगे ज्ञान दे। हाँ, तुम्हारी स्ट्रेंथ कमाल की है और इस उम्र में इतनी काबिलियत को हासिल कर पाना ये बहुत ज्यादा रेयर है। और ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ब्लू वाइंड एम्पायर में तुम्हारे जैसे एक ट्रू जीनियस का होना 1 in a मिलेनियम चांस है। मैंने कभी भी नहीं चाहा कि मैं खुद तुम्हें डिस्ट्रॉय करूं, बल्कि तुम खुद यहाँ पर आए और तुमने फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस को इस हद तक और इस कदर ऑफेंड किया कि तुम्हें मरना ही होगा। और तुम लाख कोशिश कर लो, तुम्हें कभी भी इस जुर्म के लिए माफ नहीं किया जा सकता। ये कहते हुए वो यूनशी की तरफ घूरने लगती है। तभी यहाँ वो देख पाती है कि यूनशी इस बर्फ को तोड़ने की कोशिश में लगा हुआ है। तभी यहाँ पे ये देखकर उसे और गुस्सा आता है और वो कहने लगती है कि इतना ज्यादा रेजिस्ट करना बंद कर दो, क्योंकि ये हमारे पैलेस का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट सीलिंग आर्ट है। तुम्हारे जैसा लड़का चाहे भले ही एक ट्रू जीनियस ही क्यों ना हो, लेकिन कभी भी फुल से ब्रेक नहीं कर सकता। वैसे भी मैंने अपनी फुल प्रोफाउंड पावर का यूज किया है, तुम कभी भी इसे ब्रेक नहीं कर सकते। लेकिन तभी इसकी बोलती बंद हो जाती है जब यहाँ सीलिंग क्रिस्टल आइस के अंदर दरारें पड़ने लगती है और धीरे धीरे करके ये क्रैक्स बहुत ज्यादा बड़े होने लगते हैं। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि यूनशी अपने अंदर की जो आइस एट्रीब्यूट वाली जो पावर्स है उनका यूज कर रहा था और आइस के ऊपर बेहतरीन कंट्रोल इससे बेहतर किसे होगा। यहाँ पे इविल गॉड की पावर का यूज करते हुए यूनशी फाइनली उस आइस को पूरी तरीके से क्रैक कर देता है, जो देखकर सभी के होश उड़ चुके थे। पैलेस मास्टर उसका चेहरा तो देखने लायक था। यूनशी से देखकर गुस्से के साथ कहता है कि गोंग यूशियान अब तुम मरेगी, तुम्हारी वजह से उसने अपनी कल्टीवेशन खराब की, उसने तुम्हारी वजह से इस फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस को छोड़ा है और तुम इस सब की जिम्मेदार हो। तुम्हारी वजह से वो यहाँ इस जगह को छोड़ के गई है, तुम्हारी वजह से वो आज हमारे बीच नहीं है और न जाने कौन से खतरे में घिरी होगी। और तुम यहाँ पे मुझसे कह रही हो कि तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुमने जो किया है ना इसकी कोई माफी नहीं। ये कहते हुए यूनशी फुल पावर के साथ उसकी तरफ बढ़ता है एंड सडनली पानी की तरफ वैनिश होते हुए जमीन के नीचे चला जाता है। यहाँ पे जो पैलेस मास्टर थी ना, वो बस यूनशी को देखे जा रही थी और पलक झपकते ही यूनशी जमीन के नीचे से निकलते हुए उसकी तरफ एक जोर का हमला कर देता है। अब ये स्लैश अटैक देखते साथ यहाँ पे जो पैलेस मास्टर थी वो भी उसके ऊपर हमला करने लगती है। अब यहाँ दोनों वापस एक दूसरे से भिड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस दौरान देखने वाली बात ये थी गाइस कि अपना जो यूनशी है ना, वो यहाँ पर इसके ऊपर अपना डोमिनेंस साबित कर रहा था और वो लगातार उसे भाग
भागने पे मजबूर कर देता है। उसका हर एक अटैक पैलेस मास्टर को पीछे हटने पे मजबूर कर रहा था और जब वो जान पे बनाती है तभी वो उसके ऊपर काउंटर अटैक कर रही थी। अब यूनशी की स्वॉर्ड और उसकी पावर दोनों वापस से क्लैश करती है। इस दौरान यहाँ पैलेस मास्टर उससे कहने लगती है कि तुम्हारी वजह से सब कुछ हुआ है, तुमने हमारे सेक्ट के रूल्स को तोड़ा है और तुम्हें जिस बात के लिए जितनी सजा दी जाए उतनी कम है। तुम्हारी वजह से ही हमारी सेक्ट की रेपुटेशन इस हद तक बिगड़ चुकी है। और अगर सच में सच बता रही हूँ, अगर मैंने एक पैलेस मास्टर होने के नाते उसकी कल्टीवेशन, उसकी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ को खुद ही खराब किया होता ना, तो भी आखिर तुम होते कौन हो मुझसे सवाल जवाब करने वाले? हाँ, आखिर तुम होते कौन हो? तुम्हारे पास कौन से राइट्स है जो तुम मुझे यहाँ पे सवाल जवाब करने आ गए? और भला मैं उसे सजा क्यों ना दूं, क्योंकि मैंने उसे पाल पोस के बड़ा किया है, मेरा उसके ऊपर एहसान है और वो होती कौन है जो मैं उसकी बात सुनूं? ये कहते हुए यूनशी को वो दूर फेंक देती है। अब यहाँ यूनशी अपनी तलवार को टाइटली ग्रिप करते हुए कहने लगता है कि क्या उसका तुम पे कोई एहसान नहीं? सरासर झूठ बोल रही हो, क्योंकि उसका तुम पर सबसे ज्यादा एहसान है। अब ये कहते साथ ही यूनशी उसके ऊपर एक तगड़ा वाला टोर्नेडो अटैक कर देता है, जो देखते साथ ही पैलेस मास्टर एक आइस फिनिक्स बर्ड को क्रिएट करते हुए उस अटैक को डॉज कर लेती है। वहीं दूसरी तरफ यूनशी इस मौके का फायदा उठाकर सीधा उसके करीब जाकर एक काफी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ वाला तगड़ा वाला अटैक सीधा इसके ऊपर कर देता है, जिसके इम्पैक्ट से यहाँ पर वो अपने बैरियर को बना तो लेती है, लेकिन 2 सेकंड बाद ही यूनशी इसे काफी दूर फेंक देता है। तभी यहाँ पे उसे अपना सबसे पावरफुल बैरियर को क्रिएट करना पड़ता है, जिसमें कि इसके जो पीछे चमचियां थी ना, वो आकर उसे सपोर्ट देने लगती है। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि लिटिल फेरी की जो सीनियर सिस्टर थी वो भी थोड़ी कंफ्यूज थी, लेकिन एट द एंड अपने पैलेस मास्टर का ही साथ देती है। तभी यूनशी कहने लगता है कि तुमने सिर्फ बचपन से उसे खाने पीने को ही दिया है, उसका ख्याल रखा है, इसके अलावा और तुमने किया क्या है उसके लिए? क्या दिया इसके अलावा तुमने? हर दिन यहाँ पे जो जो पल वो गुजारती जाती है, हर पल हर दिन उसे प्यार और अपने डिजायर से तुमने दूर रखा। तुमने एक जीते जाते इंसान को उठाया, उसे पाल पोस के बड़ा किया और फिर उसे एक आइस स्कल्पचर में बदल दिया, एक ऐसा स्कल्पचर जिसके अंदर सारी फीलिंग्स से सील कर दी गई। तो इसके लिए तुम हो जिम्मेदार, तुम ही ने उसे मजबूर कर दिया कि वो अपनी प्रोफाउंड स्ट्रेंथ को पूरी तरीके से खत्म कर दे ताकि वो अपने बच्चे को बचा पाए। तुम ही हो इस सब की जड़। ये सब करके ना तुमने उसके अंदर बची कुछ उम्मीद के साथ उसे मार दिया। यहाँ पे पैलेस मास्टर ये बातें सुन के खुद हैरान थी, क्योंकि पहली बार इस चुड़ैल के सामने इसके मुंह पर कोई उसे उसकी गलतियां बता रहा है, उसने जो किया है उसका मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। यूनशी अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाते हुए कहने लगता है कि तुम एक नंबर की मॉन्स्टर हो, तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद कर डाली। तभी यहाँ पे ये चुड़ैल चिल्लाते हुए कहने लगती है कि अपना मुंह बंद रखो, तुम्हें कुछ नहीं पता। तभी ये लोग अपनी कंबाइंड स्ट्रेंथ के जरिए से उसकी तरफ हमला कर देते हैं, जो देखकर यूनशी इमीडिएटली अपनी स्वॉर्ड को आगे कर देता है और एक स्ट्राइक से ही इनके सारे के सारे आइस अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है। तभी यहाँ पे इसका इम्पैक्ट इतना तगड़ा वाला था ना कि पैलेस मास्टर समेत सारी की सारी लेडीज काफी दूर जा गिरती है। अब यहाँ पे यूनशी आगे आता है और कहने लगता है कि ये जो फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस है, इसको ये जो जगह मिली है ना जहाँ पर तुम्हारा ये सो कॉल्ड पैलेस मौजूद है, ये जगह उन औरतों के लिए बनाया गया था जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है। वो औरतें जो कि अकेली है लेकिन उनके पास बहुत टैलेंट है। ये जगह इसलिए बनी है ताकि उन सारे टैलेंट्स को एक जगह पर लाकर बसाया जा सके। फैमिली का सपोर्ट और प्यार देने के लिए ये जगह बनाई गई है, ना कि तुम्हारे सो कॉल्ड रूल्स के लिए। अब तुम सभी से मेरा एक सवाल है, एक बात बताओ, जिस दिन से तुम लोगों ने इस पैलेस के अंदर कदम रखा है, उस दिन से लेकर आज तक क्या तुम लोग दिल खोल के कभी हंसी हो, कभी रोई हो, कभी तुम लोग खुश हुई हो? यहाँ पे तभी पैलेस मास्टर धीरे धीरे करके खड़ी होने लगती है और यूनशी कहने लगता है कि ये सब छोड़ो, क्या तुम लोगों को कभी यहाँ पे अपनापन लगा है? नहीं लगा होगा ना। तुम्हारे ये सो कॉल्ड प्रोफाउंड पैलेस, इसने बस न जाने कितनी खूबसूरत जिंदगियां बर्बाद करके रख दी है, उनसे उनकी खुशियां छीन ली है। अब तभी यूनशी अपनी स्वॉर्ड को सीधा उसके गले के पास रखता है और कहने लगता है कि तुम्हारा ये जो सो कॉल्ड सेक्ट रूल है ना, ये इस पूरी दुनिया में जितनी भी इनह्यूमन थिंग्स है ना, उनमें सबसे टॉप पे आता है। ये पैलेस असल में जीता जाता एक टॉम है जिसे कि कभी भी एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। तुम लोग इंसान होकर इंसान को उसके ह्यूमन डिजायर से दूर रखते हो। जब तुम्हारे अंदर फीलिंग्स है, डिजायर्स है, अगर जिंदगी भर के लिए तुम्हें इसे सील ही करना है, इसे कैद करके रखना है, तो इंसान बन के क्यों पैदा हुए? कोई मेटल एलिमेंट, कोई पत्थर, ये सब बन के आते ना। यहाँ पे ये जो सेक्ट मास्टर थी ना, इसका मन नहीं भरा था, वो यहाँ पे फिर भी उससे मुंह चलाते हुए कहने लगती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे है कि तुम मेरे सेक्ट को इस कदर इंसल्ट करवा? तुम्हारे जैसा एक सेल्फिश मैन कभी भी समझ नहीं सकता कि आखिर कल्टीवेशन और ये पैलेस कितना ज्यादा मैटर रखता है। यूनशी कहने लगता है कि क्या सेल्फिश? और मैं तुम्हारी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि जिस लड़की को तुमने यहाँ से निकाल दिया ना, उसके लिए मैं अपना सब कुछ कुर्बान कर सकता हूँ, पर तुम और तुम्हारा ये फ्रोजन क्लाउड इमॉर्टल पैलेस, क्या ये इसके लिए कुछ कर सकता है? तुम लोगों से तो अपनी अकड़ तक नहीं छोड़ी गई और यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो मेरे सामने। क्या मजाक है? शर्म करो शर्म। ये कहते हुए यूनशी यहाँ से जाने लगता है, जो देखकर जो पैलेस मास्टर थी वो शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसे लगा था यूनशी इन सबको जान से मार देगा। लेकिन यूनशी यहाँ से जाते हुए कहने लगता है कि तुमने जो यूचैन को यहाँ से निकाल दिया और जिसके लिए मैं तुम सबसे बहुत ज्यादा नफरत करता हूँ, स्पेशली तुमसे, लेकिन मैं खुश भी हूँ कि अब से तुम्हारे सो कॉल्ड फ्रोजन इमॉर्टल क्लाउड पैलेस से उसका कोई लेना देना नहीं। वो आजाद है, वो अपनी मर्जी से जो मर्जी चाहे कर सकती है। और अब जब अगली बार मैं उससे मिलूंगा तो वो मेरे साथ खुश रहेगी, मैं उसे कभी रोने नहीं दूंगा। और तुम्हारे ये जो पैलेस के जो हैवी चेन्स जिसने कि उसे बांध रखे थे, उसकी खुशियों से दूर रखा था, अब से वो इन सभी से आजाद है। ये कहते
कहते हुए युनशी यहाँ से दूर निकल जाता है। अब यहाँ पैलेस मास्टर की ये सारी बातें और ये ताने सुनकर ना आधी हालत वैसे ही खराब हो चुकी थी। बाकी जो युनशी ने अटैक्स किए थे ना उसने तो इसकी हालत पूरी बिगाड़ दी है। अब युनशी जो कि यहाँ से थोड़ा दूर निकल चुका था, तभी यहाँ पर पीछे से जो सीनियर सिस्टर है वो आ जाती है और वो युनशी को आवाज देती है, जो देखकर युनशी कहता है कि अब तुम्हें क्या चाहिए, जिसपे वो बताने लगती है कि मैं बस यहाँ पर ये जो कॉन्ट्रैक्टेड बीस्ट है इसके चलते यहाँ पे आई हूँ, इससे ज्यादा मेरा और कोई लेना देना नहीं। ये जो बीस्ट देख रहे हो इसका नाम लिटिल चैन है और मेरी जो सिस्टर थी ना उसने खुद इसे पाल पोस के बड़ा किया है। हालांकि इनके बीच का जो कॉन्ट्रैक्ट है वो पूरी तरीके से टूट चुका है, लेकिन ये मेरी बहन की ऑरा को कभी भी नहीं भूल सकती, जिसके चलते ये बहुत ज्यादा उदास है और इसे तुम्हें देने का मकसद यही है कि इसके जरिए से तुम शायद उसे बहुत जल्द ढूंढ सकते हो, क्योंकि ये उसकी ऑरा को फील कर सकती है। यहाँ पे ये जो लिटिल चैन है ना ये असल में स्नो फीनिक्स बीस्ट है, जो कि आगे चलकर बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनने वाला है और जब ये इवॉल्व होगा ना तो ये पहले से और ज्यादा खूबसूरत भी लगता है। यहाँ पे ये सुनकर युनशी इमीडिएटली इसके पास जाता है। अब यहाँ पे जो लिटिल चैन है वो उसके पास से ना हल्की हल्की जो लिटिल फेरी है उसकी ऑरा को फील कर पा रहा था और तभी युनशी से प्यार करने लगता है। युनशी तभी यहाँ पर उसकी सीनियर सिस्टर से शुक्रिया अदा कहता है, जिसपे वो कहने लगती है कि हालांकि तुमने फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस के साथ बहुत गलत किया, उन्हें गलत समझा, लेकिन मैं खुश हूँ कि तुमने मेरी बहन को सही समझा और उसका साथ दिया और उम्मीद करती हूँ कि तुम दो कि तभी हम देखते हैं कि तब तक युनशी यहाँ उस बर्ड के ऊपर सवार होकर सीधा यहाँ से निकल पड़ता है फेरी यू की तलाश में और वो ईस्ट की तरफ बढ़ रहा था और उसे जाता हुआ देखकर यहाँ पे सीनियर सिस्टर तक हैरान थी कि उसने तो इसकी एक बात तक नहीं सुनी। तभी यहाँ पर उस बीस्ट से युनशी कहने लगता है कि तेजी से बढ़ो ईस्ट की तरफ, क्या पता वहाँ पे हमें तुम्हारी मिस्ट्रेस मिल जाए। तो युनशी को जाता हुआ देखकर जो सीनियर सिस्टर है ना वो मन ही मन कहने लगती है कि युनशी उम्मीद करती हूँ कि तुम मेरी बहन को ढूंढ ही लोगे। अब यहाँ पे गाइस चलते चलते युनशी फ्लोटिंग क्लाउड सिटी के पास पहुंच जाता है, जिसे देखते साथ ही उसे अपने लिटिल आंट और जो ग्रैंडफादर है इन दोनों की याद आती है, जो कि यहीं पर रहते हैं। ऐसे लग रहा था कि शायद यहाँ पे जो लिटिल फेरी है वो आई होगी और साथ ही उसके ग्रैंडफादर और उसकी जो आंट है उससे वो मिली होगी। यहाँ पे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी जो कि पहले से काफी ज्यादा अच्छी नजर आ रही थी, अच्छी कंडीशन में थी और यहाँ स्ट्रीट का हाल भी कुछ ऐसा ही बता रहा था जहाँ पे लोग अच्छे से रह रहे थे। तभी हम एक पर्सन को देख पाते हैं जो कि सामने वाले बंदे से कहने लगता है कि अरे तुम तो शिया क्लैन के हेड मैनेजर हो ना, आखिर तुम्हारी हालत इतनी बुरी कैसे हो गई कि तुम्हें खुद अपना राशन खरीदने के लिए घर से बाहर निकलना पड़ रहा है। अरे रे कहीं तुम सपना तो नहीं देख रही या फिर तुमने नशा तो नहीं कर लिया। ये कहते हुए वो उसके गाल पे ना उसे सहलाते हुए उसका मजाक उड़ाता है। तभी यहाँ पे युनशी आता है और एक जोर का मुक्का मार के इस बंदे का दूर निपटा देता है। युनशी उसे देखते साथ ही कहने लगता है कि क्या बात है, काफी अर्से बाद हम मिल रहे हैं ना। अब यहाँ युनशी को देखते साथ ही वो बंदा पहचान लेता है और कहने लगता है कि यंग मास्टर इन लॉ आप आ गए। जिस पे युनशी बताने लगता है कि मुझे ये बताओ आखिर शिया क्लैन के साथ क्या हुआ। जिस पे वो बताने लगते हैं कि जब से हमारी मिस फ्रोजन क्लाउड इमोर्टल पैलेस गई तब से हमें उनके बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिला। यहाँ तक कि हमारे जो यंग मास्टर हैं उन्होंने हेवनली स्वॉर्ड विला को बिना किसी वर्ड के छोड़ दिया। किसी को उनके बारे में एक लफ्ज नहीं पता और न ही वो किसी को बता के गए हैं और उन्हें गए हुए 1 साल से ज्यादा का वक्त होने चला है। यहाँ तक कि उनके जाने के बाद मास्टर की हालत और ज्यादा बिगड़ गई, वो तो दिन रात उन्हें मिस करते हैं। ये कहते हुए यहाँ पे जो बटलर था ना वो काफी ज्यादा इमोशनल हो जाता है और कहता है कि उनके जाने के बाद मास्टर भी उनकी तलाश में निकल गए थे। अब यहाँ पे युनशी कहने लगता है कि एक बात बताओ, क्या सच में उसने जाने से पहले किसी से कुछ नहीं कहा और तुम्हारे मास्टर क्या उन्होंने भी तुम्हें कुछ नहीं बताया जाने से पहले। यहाँ पे वो बटलर थोड़ा इमोशनल होते हुए बताने लगता है कि असल में मास्टर जब यहाँ से जा रहे थे ना तो उससे पहले काफी अरसे तक जो हमारे पास सैंडलवुड की टेबल ही वो उसे रब करते रहे। उनके जाने के बाद हमने उस टेबल को भी चेक किया, हमें लगा कि शायद मास्टर ने इसके अंदर हमारे लिए कोई मैसेज छोड़ा होगा, लेकिन जब हमने चेक किया तो इसमें कुछ भी नहीं था सिवाय एक डार्क ब्लैक क्रिसेंट के। यहाँ पे जैसे ब्लैक क्रिसेंट यानी कि मून का सुनता है ना तो युनशी समझ जाता है कि अरे नहीं, हमें जल्द से जल्द उनकी मदद करनी होगी, क्योंकि ब्लैक क्रिसेंट का मतलब है द ब्लैक मून मर्चेंट गिल्ड और जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक है। अब फिलहाल के लिए वो यहाँ से उसका साथ जाने लगता है और युनशी उससे रास्ते में पूछने लगता है कि एक बात बताओ, आखिर तुम्हारी इतनी खस्ता हालत कैसे हो गई। जिसपे वो बताने लगता है कि जो शिया क्लैन है वो तब तक ठीक थी जब तक मास्टर थे, लेकिन एक बार यंग मास्टर और मास्टर यहाँ से चले गए तो फिर शिया क्लैन के जितने भी बिजनेस थे ना उसे शियाओ क्लैन ने रातों रात हड़प लिया। वो सब कुछ अब ये लोग संभालते हैं। अब जब हमारे पास पैसे ही नहीं, कोई सोर्स नहीं आएगा तो फिर हम क्या करते हैं। हमारे जो सर्वेंट्स थे वो भी हमें छोड़ के चले गए, घर पूरी तरीके से खाली हो चुका है। यहाँ पे शियाओ क्लैन का सुनकर युनशी को बहुत गुस्सा आता है। वो कहने लगता है कि शियाओ क्लैन, बहुत बार मैंने तुम्हारा नाम सुना है, अब बारी है तुमसे तुम्हारा पुराना स्कोर सेटल किया जाए। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और हमें शियाओ क्लैन के काउंसिल हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ ऑलरेडी एल्डर्स की मीटिंग चल रही थी। इस दौरान हम शियाओ यूनहाई को देखते हैं जो कि यहाँ पे 2 बंदों की फाइट देख रहा था जो कि तलवारबाजी कर रहे थे और जिनमें से एक बंदा था शियाओ यांग। यहाँ पे सब कुछ अच्छे से गुजर रहा था, सभी लोग मजे कर रहे थे और यहाँ पे हम उस बंदे को भी देख पाते हैं जहाँ पे उसकी हालत बहुत ज्यादा बिगड़ चुकी थी, स्पेशली लास्ट टाइम जो युनशी ने किया था उसके बाद तो और ज्यादा। यहाँ पे ये लोग मस्त मजे से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे, बिल्कुल किसी चीज का खौफ नहीं, बिल्कुल फुल मजानी लाइफ जिसे कहते हैं ना वैसी लाइफ ये जी रहे थे। बट सडनली युनशी नाम का तूफान इनके दरवाजे पे दस्तक देता है, दरवाजों को तोड़ते हुए अपनी ऑरा को रिलीज करते हुए अंदर आ जाता है। यहाँ पे शियाओ ली और यहाँ पे वो बंदा यानी कि ऑरेंज ड्रेस में जिसका नाम शियाओ यू
यू लॉन्ग है, वो यहाँ पे जैसे ही दरवाजे की ओर देखता है ना, सभी लोग पैनिक करने लगते हैं। बेचारा लकवा मार चुका है यार। अब यहाँ पे योशी अपने चिल मिजाज के साथ अंदर आता है, कहने लगता है कि क्या बात है, सारे नमूने एक जगह पे मौजूद है, वाह मेरा काम तुम सबने आसान कर दिया। यहाँ पे ये लोग उसे देखकर पहचान ही नहीं पाते और तभी उनमें से एक बंदा कहता है, क्या हर तुम हो कौन हाँ जो हमारे शाओ क्लैन के अंदर ऐसे घुसपैठ करने चले आए। योशी यहाँ पे अपनी ऑरा को सप्रेस करता है। सुन के हैरान था कि यार ये नमूने मुझे पहचान क्यों नहीं पा रहे। अब यहाँ योशी से कहने लगता है कि क्या हुआ, मुझे तो गए हुए बस कुछ ही साल हुए यार, और तुम लोगों ने इतनी जल्दी मुझे भुला दिया। जरा गौर से देखो क्या अपने यंग मास्टर की तुम्हें याद नहीं आ रही। अब तभी यहाँ पे वो बंदा हकलाते हुए कहने लगता है कि ये वही है। तभी यहाँ पे सभी कहते हैं कि क्या शाओची तुम अभी तक जिंदा हो, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। अब तो तुमसे बदला लेना ही होगा। तुमने तब मेरे पूरे ट्रेजरी हॉल को जला के राख कर दिया था, मेरे पास कुछ भी नहीं था, मुझे कंगाल कर दिया था। अब मैं तुमसे बदला लेके रहूंगा। और तुमने तो मेरे बेटे तक को भी नहीं छोड़ा, उसकी जिंदगी तुमने बर्बाद कर दिया। बेचारा अपने हाथ पैर से कुछ कर भी नहीं सकता। आज बेटा तू नहीं बचेगा ना, आज नहीं बचने वाला। तेरे साथ जो पुराना हमारा कर्जा है ना, उसे सूद समेत के साथ हम वापस जरूर लेंगे। यहाँ पे मौजूद हर एक बंदा युनशी के बारे में बातचीत करने लगता है कि ये तो वही है ना जो अपनी जान बचाकर मुंह छुपा के यहाँ से भाग गया था, ये फिर से वापस आ गया। इसका दिमाग खराब हो गया है क्या, आखिर ये करने क्या आया है। तभी यहाँ युनशी सभी के चेहरे देखकर कहता है कि चलो अच्छा है, एटलीस्ट तुम सबको मैं याद ही हूँ। अब तुम लोगों को पीटने में बहुत मजा आएगा। तुम लोगों ने जो मेरी लिटिल आंट और जो मेरे ग्रैंडफादर के साथ किया है ना, इसका बदला लेने तो मुझे आना ही था। और हाँ, जो मैंने तुम्हारे बेटे के साथ किया है ना, वो तो बहुत कम था, इससे भी बुरा हाल मैं आज तुम सबका करूंगा और यहाँ मौजूद हर एक बंदा विटनेस करेगा। ये सुनकर यहाँ पे ये बंदा सभी को ऑर्डर देता है। एल्डर की बात सुनकर सभी लोग टूट पड़ते हैं और वो बंदा चिल्लाते हुए कहता है, सब लोग कान खोल के सुन लो, आज ही यहाँ से जिंदा नहीं जाना चाहिए, मैं इसे मरा हुआ देखना चाहता हूँ। यहाँ पे सभी लोग हमला करने आ जाते हैं, लेकिन यहाँ युनशी अपने ऑरा से ही सेकंड यंग मास्टर की तो हालत ही बिगाड़ देता है। अब तभी यहाँ पे दूसरा बंदा उसके ऊपर हमला करने चाहता है सभी को लेके। युनशी है, अपना एक पैर पटकते ही वो ऐसी टेरिफाइंग सी ऑरा रिलीज करता है कि सबके सब मुंह के बल कहीं दूर जा गिरते हैं। अब युनशी के ऊपर पीछे से एक बंदा अटैक करता है, लेकिन युनशी उल्टे हाथ का थप्पड़ मार के इसे दूर लिटा देता है। ये देखकर एल्डर की हालत खस्ता हो जाती है और वो कहने लगता है कि इसकी कल्टीवेशन तो खराब थी ना, इसके कल्टीवेशन रूट्स भी फॉल्स थे, तो आखिर कैसे इतने प्रोफाउंड वे में कल्टीवेट कैसे कर सकता है, ये कि इंसान है या फिर कोई भूत। इन सब की बात सुनकर युनशी कहने लगता है कि अपनी जुबान को जरा लगाम दो। पहली बात तो ये कि मैं तुम्हारे क्लैन से नहीं हूँ, दूसरा मैं शाओशी तो बिल्कुल भी नहीं हूँ, क्योंकि जिस पल मैंने तुम्हारे सो कॉल्ड शाओ क्लैन को छोड़ा था, मैंने उसी वक्त सारे नाते तोड़ दिए थे इस क्लैन से। मैं तो बस अपना हिसाब बराबर करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, और हाँ मेरा नाम युनशी है। अब युनशी सुनते साथ ही शाओ क्लैन का जो लीडर है वो कांपते हुए कहने लगता है कि क्या युनशी, पर कौन सी युनशी। ये सुनकर युनशी अपने स्वॉर्ड को बाहर निकालता है और इसकी लॉन्ग क्यू स्वॉर्ड को देखते साथ ही वो कहने लगता है कि ये तो वही लेजेंडरी युनशी का लॉन्ग क्यू स्वॉर्ड है। अभी युनशी इस बंदे को अपनी तलवार की नोक पे रखता है, बस फिर क्या, इसका सुर बदलना शुरू हो जाता है गाइस। यहाँ पे वो बड़े प्यार से कहता है कि अरे मेरे भतीजे, मेरे लाडले, यहाँ आओ, हम बात करके हल निकाल लेंगे ना। वैसे भी शाओ सेक्ट के लिए हम इतना तो कर ही सकते ना। युनशी भी सटक जाती है, कहने लगता है कि क्या शाओ सेक्ट और मेरा, पहले जो तुम लोगों ने हमारे साथ किया मैं उस कोड को सेटल करूंगा, उसके बाद मैं कोई बातचीत करूंगा। ये कहते हुए युनशी उसके ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन तभी वो उसके पैरों में गिड़गिड़ाते हुए कहता है कि देखो बच्चे, हमारे साथ उस वक्त जो कुछ भी हुआ ना, वो सब कुछ हालात ही ऐसे थे कि जिसने हमसे मजबूरन वो सब कुछ करवाया। तुम खुद बताओ, वरना कौन इतना पागल होगा जो कि शाओ सेक्ट के यंग सेक्ट मास्टर को ऑफेंड करने का सोचे। हाँ, शाओ सेक्ट ने तुम्हें और जो फिफ्थ एल्डर है उनको गलत समझा और इन्होंने बहुत बड़ी गलती की है, मैं मानता हूँ, लेकिन हालात वही थे और हम इसके खिलाफ कुछ भी नहीं कर सकते थे। और भूलो मत, शाओ सेक्ट ने तुम्हें 10 साल तक पाल पोस के बड़ा किया और ये बॉन्ड अभी भी एग्जिस्ट करता है, तुम उसके एहसानों को नहीं भूल सकते। युनशी की सटक जाती है और वो एक लात इसके मुंह पे रख देता है और कहने लगता है कि अपनी बकवास बनकर बुड्ढे, मुझे सिर्फ मेरे ग्रैंडफादर शाओ लिंग ने पाल पोस के बड़ा किया है, तुम्हारे जैसे लोगों का कोई इसमें कंट्रीब्यूशन नहीं है। तुम लोगों ने तो बस मुझे दिन रात बुली करने का सोचा, मुझे इतना परेशान किया कि मैं मरने की कगार तक पहुंच गया। यहाँ पे सब के सब ये बात सुन रहे थे। युनशी बताने लगता है कि तब के टाइम में जो शाओ कांग यू ने, उसने तो मेरी बीवी को भी नहीं छोड़ा, उसे जान से मारने की कोशिश की, मेरी लिटिल आंट उस तक को फ्रेम करने की कोशिश की, उसके ऊपर क्या कुछ इल्जाम लगाए गए, यहाँ तक कि उसके चलते मुझे शाओ क्लैन को भी छोड़ के जाना पड़ा। हाँ, ये कहते हुए वो उसके बाल पकड़ के ना उसे ऐसे उठाते हुए कहने लगता है कि मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ बुड्ढे कि इन सब में तेरा कितना हाथ था। यहाँ पे वो बंदा कहने लगता है कि माफ कर देना, तब मैं पूरी तरीके से अंधा हो चुका था, मुझे बस शाओ क्लैन के रेपुटेशन की फिक्र थी, और दूसरा मैं अपने बेटे शाओ यूलंग जो कि एक नंबर का वर्थलेस है, उसके प्यार में अंधा हो चुका था। ये सब कुछ उसका आइडिया था, लेकिन उसके साथ जो होना था हो चुका है, उसे पहली सजा मिल चुकी है, तो प्लीज इस ग्रज को जाने दो। ये सुनकर युनशी उसे जमीन पे ही पटक देता है और कहने लगता है कि बकवास बंद करो, तुम्हें तो सजा मिल कर रहेगी, और रही बात तुम सबकी, तुम सभी लोग वहाँ मौजूद थे, तुम लोगों ने भी ये सब कुछ होने दिया, अब तुम्हें भी इसकी सजा मिलेगी। अब यहाँ पे युनशी इन सभी को जो रिपेंटेंस क्लिफ है वहाँ पे जाने का ऑर्डर देता है, कहता है कि तुम लोग जाओगे और जाके मेरे ग्रैंडफादर और मेरी जो आंट है उनसे माफी मांगोगे, तब तक माफी मांगोगे
रहोगे जब तक वो तुम्हें माफ नहीं कर देते, और गिड़गिड़ाते हुए माफी मांगना। अगर वो तुम्हें माफ नहीं करते तो तब तक उनके सामने सिर झुका के रहना जब तक तुम्हारी सांसें चल रही है। यहाँ पे सबकी बोलती बंद हो चुकी थी। तभी युनशी कहने लगता है कि क्या हुआ, तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही। यहाँ पे वो जो एल्डर था वो गिड़गिड़ाते हुए आगे आता है और कहने लगता है कि शाओ लिंगशी और मेरे फादर उन लोगों को ऑलरेडी, ये कहते हुए वो हकलाने लगता है। तो युनशी उसे सुनने के लिए अपने पावर की मदद से उसे अपने पास खींचने लगता है। जिसके बाद वो बताने लगता है कि शाओ लिंगशी और ग्रैंडफादर इन दोनों को बर्निंग हेवन क्लैन ने उठा लिया। अभी बस कुछ ही दिन पहले की बात है और हमारा इसमें कोई दोष नहीं है। वो लोग आए, उन्होंने यहाँ पर बहुत बवाल मचाया और डिमांड की कि शाओ ली और उसकी बेटी को हम उनके हवाले सौंप दें, और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था तो हमने उनका ठिकाना उसे बता दिया। अब युनशी ये सब कुछ छोड़ के सीधा उस केव के पास पहुंच जाता है, जहाँ पर उसे काफी सारे खून के निशान जमीन पे पड़े हुए नजर आते हैं, जो देखकर युनशी का सिर घूमने लगता है, क्योंकि दो ही पर्सन है उसकी जिंदगी में जिन्होंने की बचपन से लेकर उसे बेतहाशा प्यार किया है, कभी किसी चीज की कमी होने नहीं दी, और आज उनकी जान पे खतरा बनाई है। यहाँ पे युनशी गुस्से के मारे ऐसा तिलमिला उठकर कहने लगता है कि बर्निंग हेवन क्लैन तुम लोग नहीं बचोगे, तुम लोगों को मैं नहीं छोड़ूंगा। यहाँ पे युनशी पूरी केव में जैसे आग सी लगा देता है और तेजी से यहाँ से निकलते हुए अपने बर्ड के ऊपर सवार होकर सीधा इनके हेडक्वार्टर की तरफ बढ़ने लगता है। अब गाइस यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और यहाँ पे लिटिल आंट और यहाँ पे ग्रैंडपा ली को भी देख पाते हैं, जहाँ पे इन लोगों को एक केज में कैप्चर करके यहाँ से ले जाया जा रहा था। और ये केव के नीचे काफी डीप ग्राउंड वाला एरिया था, जो कि बर्निंग हेवन क्लैन का हेडक्वार्टर भी तुम कह सकते हो। और जितने भी बुरे कारनामे ये लोग करते हैं ना, जिन्हें अंजाम देते हैं, उन सब की प्लानिंग असल में यही से शुरू होती है। अब गाइस इसी सस्पेंस के साथ आज का ब्रेकडाउन वीडियो तो यहीं पे एंड होता है, लेकिन इसके आगे में जो कहानी अब तक प्रीव्यू से पता चला है उससे यही पता चल रहा है कि ये लोग बेसिकली युनशी को इनके जरिए से कैप्चर करना चाहते हैं। और यहाँ पे जो बर्निंग हेवन क्लैन का जो यंग मास्टर है ना, जो कि पहले यहाँ पे प्रिंसेस कांगियो के पीछे पड़ा हुआ था, अब वो यहाँ पर युनशी की आंट यानी कि लिटिल आंट के पीछे पड़ जाता है। और इसकी बहुत बुरी तरीके से युनशी बैंड बजाने वाला है, जो कि तुम्हें नेक्स्ट एपिसोड में देख के ना मजा आ जाएगा। और गाइस इस बार युनशी जिस दुश्मन का सामना करने वाला है वो कोई मामूली दुश्मन नहीं होने वाला है, क्योंकि युनशी को यहाँ पर अपनी फुल पीक की पावर का यूज करने के बाद उसके ग्रैंडपा और उसकी आंट को, जो बर्निंग हेवन क्लैन के लोग थे ना, वो लोग यहाँ से उठा ले गए। बस फिर क्या, युनशी इन्हें ही ठिकाने लगाने के लिए निकल पड़ता है। और आज के इस वीडियो की स्टार्टिंग भी एग्जैक्टली इसी मोमेंट से होती है, जहाँ पे गाइस सबसे पहले हमें बर्निंग हेवन क्लैन का जो मेन हॉल है ना, इसका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे हम फेन बुआनहुन को देख पाते हैं, जो कि असल में इसी बर्निंग हेवन क्लैन का मास्टर है। और यहाँ पर उसे सारी बात बता देते हैं उसकी ये सारे लोग कि कैसे यहाँ पे अब तक की कहानी रही है। अब तभी यह वो कहने लगता है कि अच्छा तो ये तुम लोगों की मतलब मिली भगत है, तुमने ही जो जीव चैन है उसे फ्लोटिंग क्लाउड सिटी में भेजा। अब मैं समझा कि ये तुम्हारा प्लान था कि तुम उन दोनों को यहाँ उठा ले आ पाओ। हाँ, अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो जीव चैन है वो कहने लगता है कि हाँ बिल्कुल, और मुझे पता है कि मैं ये काम कर सकता हूँ। अब ये कहते हुए वो थोड़ा ना डर भी रहा था, क्योंकि यार उनका जो क्लैन मास्टर है वो बहुत ज्यादा खतरनाक है। तभी यहाँ पे उनका क्लैन मास्टर उसके हाथ को ऐसे पावर से मरोड़ना शुरू कर देते हैं, जिसके चलते इसे काफी ज्यादा पेन होता है। तभी यहाँ क्लैन मास्टर उसे बताने लगता है कि वो तुम ही हो, तुम ही वो नौसिखिए हो कि जिसके फैसले के चलते हमारे क्लैन के 7 एल्डर्स मारे गए। और क्या कहा कि तुम इस मैटर को अच्छे से हैंडल कर लोगे। हाँ, दिख रहा है मुझे कितने अच्छे से हैंडल कर रहे हो, पूरे क्लैन की फाउंडेशन तक को तुमने हिला के रख दिया है और कह रहे हो अच्छे से हैंडल कर लूंगा। जिससे वो कहने लगता है कि प्लीज प्लीज मेरी बात सुनिए, उसने तो सेकंड ब्रदर यानी कि आपके बेटे तक को जान से मार दिया, उसने मेरी शादी तक को पूरी तरीके से बिगाड़ दिया, और यहाँ तक कि मेरी दुल्हन तक को उसने चुरा लिया। तो बताइए मैं कैसे शांत रह सकता। युनशी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसने हमारे इस बर्निंग हेवन क्लैन की फाउंडेशन को हिलाया है। मैंने जो कुछ भी किया हमारे क्लैन की डिग्निटी को बचाने के लिए किया, लेकिन उसने तो पूरी तरीके से हमारी सारी डिग्निटी को क्रश कर दिया। और अगर आपको क्लैन को प्रोटेक्ट करना है ना, तो हर हाल में हमें पूरी जी जान लगाकर इस लड़के को सबसे पहले एलिमिनेट करना होगा। अब ये सुनकर क्लैन मास्टर कहता है कि तुम फैसला लेने वाले होते कौन हो, मैं भी मरा नहीं हूँ, और मेरा क्लैन कैसे एक्ट करेगा इसका फैसला सिर्फ मैं करूंगा, ये तुम डिसाइड नहीं करोगे। ये कहते हुए वो उसे काफी दूर पटक देता है, कहता है कि जाओ जाके अपने थर्ड ब्रदर से कुछ सीखो, और अगर आगे से तुमने ऐसे ही बिना कुछ सोचे समझे एक्ट करने का सोचा तो जिसका अंजाम होगा ना उसे भुगतने के लिए तैयार रहना। ये कहते हुए वो उसकी काफी बुरी तरीके से फटकार लगाता है, और याद रखना ये आखिरी बार है जब मैं तुम्हें मौका दे रहा हूँ, और हाँ ये कोई धमकी नहीं है, ये मेरी चेतावनी है। अब यहाँ पे हम देख पाते हैं कि भाई वो डर के मारे ना उल्टे पैर यहाँ से चला जाता है। तभी वो यहाँ अपना मैसेज बाकियों तक पहुँचाने का ऑर्डर दे देता है और कहता है कि चाहे जो हो जाए ये मैसेज क्लैन के हर एक मेंबर के कानों तक पहुँचनी चाहिए, और जितने भी डिसाइपल्स हैं जो कि सेक्ट से बाहर है उन सभी को क्लैन में एक साथ हाजिर करो, और जितने भी एल्डर्स हैं उन तक भी मेरा आदेश भेज दो कि मुझे जल्द से जल्द उन सभी को बर्निंग हेवन टावर के अंदर देखना है, और जो बैटल है उसके लिए प्रिपेयर हो जाओ। ये कहते हुए वो इन्हें ऑर्डर दे देता है, लेकिन तभी यहाँ पे इसका भाई कहने लगता है कि ब्रदर एक बात बताइए, क्या हम लोग ग्रैंड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर रहे हैं? जिस पे उसका भाई कहने लगता है कि तो और तुम क्या सोच रहे हो, उस लड़के ने हमारे इतने एल्डर्स को मार दिया, वो हमारे क्लैन के लिए फ्यूचर का एक थ्रेट है। भले ही इस लड़के ने मुझसे बिना पूछे ऐसे फैसला लेकर बहुत गलत किया, लेकिन फिर भी उसने जो किया है कहीं ना कहीं वो सही है, और उसकी जगह मैं भी होता तो
तो मैं भी पूरी जी जान लगाकर इसे एलिमिनेट करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ता। बस इसमें और मुझमें फर्क ये है कि इसने बिना किसी तैयारी के उसे एलिमिनेट करने का सोचा और मैं यहाँ पर ऐसी गलती नहीं करूंगा, क्योंकि जल्द से जल्द अगर हमने इसे निपटाया नहीं ना तो ये जो पूरा का पूरा ब्लू वाइन इंपीरियल फैमिली है, हम इसे कभी भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, हम इसे ऑक्यूपाई नहीं कर सकते जब तक ये लड़का हमारे रास्ते में खड़ा है। जिसमें उसका भाई कहता है कि हाँ बिल्कुल आपने सही कहा, और अगर आज वो यहाँ आने की गलती करता है ना तो फिर मैं इस बात को सुनिश्चित करूंगा कि वो यहाँ से जिंदा बाहर ना जा पाए। तभी यहाँ पे थोड़ी देर बाद का हम सीन देखते हैं जहाँ पे युनशी के ग्रैंडफादर और उसकी आंट को ये लोग ले आते हैं और जबरदस्ती कहने लगते हैं कि चलो अब चुपचाप यहाँ से हमारे साथ चलो, और अगर तुम लोगों ने जरा भी शोर शराबा किया तो एक बात जान लो, इसका अंजाम बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। अब तभी युनशी के आंट को एक बंदा धक्का देता है, जो देखकर जो उसका फादर है वो उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पे ये बंदा जो था यानी कि जो सोल्जर था वो तो उल्टा उस पे ही हाथ उठा देता है। अब यहाँ युनशी की आंट अपनी फादर की ये हालत देखकर उसके पास जाती है, और तभी इससे पहले कि वो बंदा कुछ और कर पाता यहाँ पे एक बंदे की आवाज आती है और वो कहता है कि अगर तुमने एक बार और हाथ उठाया ना तो फिर मैं तुम्हारे हाथ काट के रख दूंगा। अब गाइस इस बंदे का नाम असल में फैन जिंगचैन है, और जैसे सभी लोग इसकी बात सुनते हैं ना तो उनके कान खड़े हो जाते हैं। वही दूसरी तरफ हम जिंगचैन को भी देख पाते हैं जो कि सामने से इनको आते हुए देख रहा था। अब यहाँ पे वो बंदा कहता है कि हमारा जो ड्रैगन कन्फिनिंग प्रिजन है उसका जो लोवेस्ट लेवल है वहाँ पर शाओ ली को लॉक कर दो और शाओ लिंगशी को हेवनली पवेलियन ले जाओ। अब यहाँ मॉडल पार्टिंग हेवनली पवेलियन जो कि बहुत ही खास जगह है, ये सुनकर तो इवन की जो लिंगशी है वो तक हैरान थी। तभी यहाँ जब दूर से इसका फर्स्ट ब्रदर ये सारी बात सुनता है ना तो वो खुद भी हैरान था कि क्या हेवनली पवेलियन जो कि असल में एक फॉरबिडन ग्राउंड है, आखिर वहाँ पर ये इन्हें क्यों ले जाना चाहता है। यहाँ तक कि मुझे तक वहाँ जाने के लिए उनकी परमिशन चाहिए होती है और ये अकेले अपने मन से फैसला ले रहा है। अब गाइस यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और यहाँ हम देख पाते हैं कि जो इनका मास्टर है ना, सेक्ट मास्टर, वो यहाँ पे बड़ी तारीफें कर रहा था जिवचन की। जिवचन ना बड़ा कमाल का लड़का है, लेकिन जिवचन आखिर फैन जिवचन के लिए ये सब क्यों कर रहा है? वो भी उसका काम जो कि है नहीं, वो चाहे तो इससे बहुत कुछ अलग कर सकता है, लेकिन अपने भाई की बात क्यों मान रहा है? जस्ट उसका भाई बताने लगता है कि असल में भाई बात ये है कि शायद आपको इस बारे में पता नहीं है, लेकिन जब जो थर्ड यंग मास्टर है ना, जब वो मून प्रोफाउंड पैलेस में मौजूद था तो युनशी ने उसे सबके सामने ह्यूमिलिएट किया था और बहुत बुरी तरीके से ह्यूमिलिएट किया था, और तब उसने चैंगफेन रैंकिंग बैटल में ना उसका स्पॉट ले लिया था, उसकी जगह हासिल कर ली थी। और इसी के चलते ये सब कुछ नेचुरल है, क्योंकि युनशी के प्रति जो उसकी हेटरेट है ना वो उसी दिन से हर पल गहराती जा रही है, और अब तो बस उसके पास स्कोर को सेटल करने का एक अच्छा खासा मौका है। इसी के चलते उसने अपने भाई की बात मानी, और अगर मैं उसकी हेटरेट की तुलना करूँ जिवचेन की हेटरेट से तो उससे बिल्कुल भी कम नहीं है, क्योंकि एक को सबके सामने जलील करके उसकी मंगेतर को सबके सामने चुरा लिया और दूसरे को सबके सामने जलील करके उसका जो नंबर 1 का जो स्पॉट था उस रैंक को हासिल कर लिया। अब ये सुनकर जो सेक्ट मास्टर वो कहने लगता है कि अच्छा तो ये है सारा मामला, वैसे बात तो सही कही तुमने। और इससे एक बात साबित होती है कि अब बर्निंग हेवन क्लैन और युनशी इन दोनों के बीच कोई भी समझौता या शांति समझौता तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। अब तभी वो कहने लगता है कि वैसे मुझे बाकियों की तो उतनी परवाह है नहीं है, लेकिन अगर हम युनशी को मारने जा रहे हैं, उसे खत्म करने जा रहे हैं, तो फिर हमें सबसे पहले हमारे क्लैन की उम्मीद को बचाना होगा। अगर हम सब लोग अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं तो हमारे क्लैन की उम्मीद यानी कि फैन जिवचेन उसको हर हाल में प्रोटेक्ट करना ही होगा। सारी तैयारियां शुरू कर दो और उसका ख्याल रखना खास। अब ये सुनकर उसका छोटा भाई हाँ में जवाब देते हुए कहता है कि चिंता मत कीजिए, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। अब यहाँ से कहानी शिफ्ट होती है और हमें जो मॉडल पार्टिंग हेवनली पवेलियन है जो कि बर्निंग हेवन क्लैन की एक बहुत ही फॉरबिडन जगह है, वहाँ का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जो मिस लिंगशी है उसे यहाँ पे कैद करके रखा गया था। वो यहाँ पे परेशान हो रही थी कि आखिर उसे यहाँ पे क्यों लाया गया है। अब तभी यहाँ पे अचानक से गेट खुलता है और तभी जिवचेन सीधा अंदर आ जाता है और कहने लगता है कि अरे रे जरा देखो तो किसी को डर लग रहा है। हाँ, पर इतना डर तुम्हारे चेहरे पे शोभा नहीं देता, जरा अपनी खूबसूरती को देखो। क्या नाम बताया तुमने? लिंगशी। हाँ, फ्लोटिंग क्लाउड सेक्ट के लिंगशी। वाकई में तुम तो अपने नाम से भी ज्यादा खूबसूरत हो। ये कहते हुए ये ठर के उसके करीब आने की कोशिश करता है। अब तभी सिस्टर लिंगशी कहने लगती है कि आखिर तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो, और आखिर तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? सीरियसली ये मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है। सामने तुम्हारे ठरकी पर्सन खड़ा है और वो ऐसी ऐसी बातें कर रहा है और कह रही है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए। वाह, इसीलिए गाइस मोस्टली दूंगा मैं भाई फीमेल जो कैरेक्टर है ना वो ग्रो कर ही नहीं पा रहा, क्योंकि एक नंबर की तो ये डम्ब है। अब तभी यहाँ पर इसका ये बेवकूफी भरा सवाल सुनकर जो यहाँ पे फैन जिवचेन है ना वो उसके करीब आता है, कहता है कि असल में मैं पुराना कर्जा वसूल करना चाहता हूँ। अब उसका ये एक्सप्रेशन देखकर उसके पैर लड़खड़ा जाते हैं और वो सामने बेड पे गिर जाती है। तभी जिवचेन कहने लगता है कि अरे रे डरो मत, कितनी खूबसूरत हो तुम, तुम्हारे चेहरे पर डर शोभा नहीं देता। अब यहाँ उसकी बात सुनकर जो लिंगशी है वो कहने लगती है कि देखो मुझे माफ करना है, लेकिन तुम्हारा कौन सा कर्जा है इसके बारे में मुझे कुछ नहीं पता। तभी यहाँ पे फैन जिवचेन कहने लगता है कि यकीन नहीं हो रहा कि तुम्हारी जैसी ब्यूटी का एक भतीजा भी हो सकता है। और एक बात तो मैं समझ गया, जितनी ज्यादा तुम खूबसूरत हो ना उतना ही ज्यादा कनिंग तुम्हारा वो भतीजा युनशी है। अब सिस्टर लिंगशी युनशी सुनकर कंफ्यूज हो जाती है। तभी वो कहता है कि अरे हाँ याद आया, तुम तो उसे शाओशी के नाम से जानते हो ना। अब यहाँ अपने लिटिल शी के बारे में ये सुनकर वो और ज्यादा डर जाती है। तभी ये बंदा ऐसे बड़ी बड़ी आंखें फाड़
फाड़ के ना उसके करीब आते हुए कहने लगता है कि हाँ अब तुम बताओ, उस लड़के ने मेरे क्लैन के 8 एल्डर्स को इंजर्ड किया, वो भी अपनी घटिया ट्रिक्स का यूज करके, तो तुम्हें क्या लगता है कि कौन सा नसीब उसका इंतजार कर रहा होगा? हाँ, अब इस दौरान जब ये बातें कर रहा था तब यहाँ पे हम फेंग जिउचेन को देख पाते हैं जो कि यहाँ दरवाजे के बाहर खड़ा था और जैसे ही अपने भाई की आवाज सुनता है ना इसकी सटक जाती है। अब इस बंदे की बात सुनकर लिंगशी कहने लगती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जिस पे वो कहता है कि अरे ऐसा ही है, और तुम्हें पता है वो लड़का मुझसे इस हद तक जलता है कि उसने इस जलन के कारण मेरी जो फियांसे है उस तक को मुझसे छीन लिया। अब बताओ इतना कौन किससे जलता है? अब यहाँ पे लिंगशी उसके पास से दूर जाने लगती है और कहने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता, मेरा लिटिल जी ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, वो बहुत ज्यादा काइंड पर्सन है। अब फेंग जिउचिंग ये सुन के कहने लगता है कि क्या बात है, तुम्हारे भरोसे की मैं दाद देता हूँ, लेकिन ये जो तुम्हारा अंधविश्वास है ना आज मैं इसे तोड़ के रहूंगा। सिस्टर लिंगशी कहती है कि मैं यूशी को जानती हूँ, वो ऐसा कभी कर ही नहीं सकता, चाहे जो हो जाए, वो बहुत ही ज्यादा काइंड पर्सन है, मुझे उस पर पूरा यकीन है और मेरे इस यकीन को कोई नहीं तोड़ सकता। अब उसकी ये बड़ी बड़ी बातें सुनकर ना जो जिउचेंग है इसकी सटक जाती है और वो कहता है कि आखिर तुमसे किसी ने पूछा कि तुम्हारे यकीन करने न करने से कुछ बदलेगा या नहीं, क्योंकि जल्द या अब देर वो बहुत ही जल्द मेरे पैरों तले कुचलने वाला है। अब यहाँ पे उसकी बात सुनकर सिस्टर लिंगशी बहुत ज्यादा डर जाती है और कहने लगती है कि प्लीज लिटिल जी को छोड़ दो, वो ऐसा नहीं है, मैं उसके बदले में जो मेरे से बन सकेगा मैं करूंगी, मैं जिंदगी भर तुम्हारा एहसान चुकाती रहूंगी, पर प्लीज उसे छोड़ दो। अब ये सुनकर यहाँ पे जो बाहर खड़ा था ना फेंग जिउचेन वो खुद भी हैरान हो जाता है। अब यहाँ पे जिउचेंग अंदर कहने लगता है कि क्या तुम और अपनी जिंदगी से, पर चिंता मत करो, मुझे तुम्हारी जिंदगी नहीं चाहिए। ये कहते हुए वो जोर जोर से हंसता है और तभी उसके पास जाते हुए कहता है कि मैं तो बस चाहता हूँ कि अब जो तुम्हारे साथ होने वाला है ना तुम इसे थोड़ा एंजॉय करो। ये कहते हुए ये ठरकी इसके पास जाने लगता है और ऐसे ऐसे वही एक्सप्रेशंस बनाता है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, मन करता है ना ऐसे चप्पल निकाल के बजाओ इसके मुंह पे, मतलब ढक्कन जैसी शक्ल लेके और हरकतें देखो इसकी। अब यहाँ पे उसके पास जाने के लगता है, लेकिन तभी मिस लिंगशी लड़खड़ाते हुए गिर जाती है और इसको चलना तक नहीं आता। वाओ, यहाँ पे वो बहुत ज्यादा डर चुकी थी और कहती है कि अगर तुमने एक और कदम बढ़ाया ना, एक और कदम मेरे करीब आए तो मैं कसम खाती हूँ कि मेरी जो हार्ट मरेडियंस है मैं उन तक को डिस्ट्रॉय कर दूंगी। अब ये सुनकर जिउचेंग कहने लगता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, तुम्हारे कपड़े थोड़े टाइट लग रहे होंगे ना तुम्हें, आओ। अब ये कहते हुए जैसे वो उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है तभी अचानक से जिउचेंग दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आ जाता है। अब यहाँ उसे देखते साथ ही जो जिउचेंग है वो फेंग जिउचेन यानी कि अपने थर्ड ब्रदर से कहता है कि क्या बात है भाई, काफी लंबे ट्रिप से वापस आ रहे हो? हाँ, और हाँ मैं तो तुम्हें इन्फॉर्म करना भूल ही गया कि ये लड़की अब से मेरी है। ये सुन के जिउचेंग बस इतना कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। जो सुनकर जिउचेंग कहता है कि क्या, ये मत कहना कि तुम्हें इस लेडी में इंटरेस्ट आ चुका है? हाँ, अरे रे क्या बोलूं मैं, वैसे एक बात तो सही है, ये लड़की जो कि एक लोअर क्लैन से बिलोंग करती है ये तुम्हारे जैसे लोअर पर्सनैलिटी वाले को बहुत अच्छे से सूट करती है। ये कहते हुए वो उसका मजाक उड़ाता है और यहाँ पे हम देख पाते हैं कि जिउचेंग को ना बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। वो अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश करता है लेकिन जिउचेंग तो हद ही पार कर देता है और कहता है कि एक तो कमीने की औलाद और दूसरा अनाथ। हाँ, क्या परफेक्ट मैच है, और तुम्हारा भाई ना इस चीज के लिए तुम्हें कांग्रेचुलेट करता है कि तुमने एक परफेक्ट मैच वाले पर्सन को ढूंढ नहीं लिया आखिरकार। ये कहते हुए वो यहाँ से जाने लगता है लेकिन फेंग जिउचेन बिना इसकी बातों पे ध्यान दिए दरवाजा बंद कर देता है और फिर लिंगशी के पास जाकर जब उसका वो डरा और सहमा हुआ चेहरा देखता है तो वो उससे कहता है कि चिंता मत करो, ये मेरी जगह है, तुम बेफिक्र होकर यहाँ पे आराम कर सकती हो, अब कोई भी तुम्हें दोबारा से डिस्टर्ब करने नहीं आएगा। जिसपे लिंगशी कहने लगती है कि मुझे लगता है कि लिटिल जी और तुम लोगों के बीच में ना कुछ गलत फहमी हुई होगी, तो प्लीज उसे इन सब चीजों को हल करने का एक मौका दे दो प्लीज, और अगर वाकई में उसकी गलती हुई ना तो मैं उसकी तरफ से तुम सबसे माफी मांग लूंगी। ये सुन के यहाँ फेंग जिउचेन कहने लगता है कि क्या गलती, माफी, तुम्हें लगता है कि उसने कोई बहुत छोटा सा जुर्म किया होगा, उसने जो किया है उसकी सजा सिर्फ मौत है। अब तभी यहाँ पे उसकी ये बात सुनकर ना लिंगशी कहने लगती है कि अगर वाकई में तुम दोनों के बीच जो हेट्रेट है उसे रिजॉल्व नहीं किया जा सकता तो भी तुम दोनों को इसे एक प्रॉपर वे में रिजॉल्व करना होगा, ऐसे खून खराबा करके नहीं, क्योंकि बर्निंग हेवन क्लैन सिर्फ एक पर्सन से डील करने के लिए, एक इंसान से बदला लेने के लिए इस हद तक। ये कहते हुए वो रुक जाती है और फिर कहती है कि ये मत समझना कि तुम लोग जो कर रहे हो वो सही है। जो सुन के फेंग जिउचेन कहता है कि चुप हो जाओ, और ये बिल्कुल मत समझना कि मैंने तुम्हें इसलिए बचाया कि तुम मुझे यहाँ पे लेक्चर दे सको, अपनी किस्मत को ज्यादा पुश मत करो। तभी यहाँ पे युनशी की चिल्लाने की आवाज आती है और वो कहने लगता है कि बर्निंग हेवन क्लैन के कमीनों बाहर निकलो। अब युनशी की आवाज सुनकर ये दोनों भी रूम से बाहर आते हैं और वहीं दूसरी तरफ जो फेंग जिउचेन है वो जो कि बाहर ही मौजूद था वो भी उसकी आवाज सुनकर यहाँ आ जाता है और सीधा आसमान की ओर देखता है। और यहाँ पे जैसे लिटिल जी को इतने टाइम बाद देखती है ना उसकी आंट, तो वो काफी ज्यादा खुश थी। अब यहाँ युनशी अपने बर्ड के ऊपर सवार होके इन सभी को वो मसलने के लिए यहाँ पे आ जाता है और बहुत ही कूल वे में लैंड करता है बिल्कुल सेंटर पे। अब जैसे युनशी यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे लैंड करता है ना तो यहाँ एक फॉर्मेशन पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुका था और जो कि उसे अपने चपेटे में ले लेता है। तभी यहाँ काफी सारे एल्डर्स आ जाते हैं जो कि चारों ओर से युनशी को घेर लेते हैं। इन्हें लग रहा था कि भाई हमने इसे फॉर्मेशन के अंदर ट्रैप कर दिया, अब तो बस ये हमारी मुट्ठी में है। अब यहाँ जब सब लोग आ चुके थे तो यहाँ पे जो इनका मास्टर है और जो इसका भाई है ये दोनों यहाँ पे कैसे नहीं आते, दोनों यहाँ पे जैसे आते हैं और युनशी को फंसा हुआ देखते हैं तो यहाँ पे इनका जो सेक्ट मास्टर वो कहता है कि अच्छा तो यही है युनशी। अब तभी इसका भाई कहता है कि युनशी मान गया मैं तुझे
तुझे मान गया, तेरे अंदर गट्स है भाई, अभी तो तू हमारे क्लैन के अंदर ऐसे मुंह उठा के अकेले आ गया। अब मैं तेरी इसे बहादुरी कहूँ या फिर बेवकूफी मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन चिंता मत कर, इस बार हम तुझसे हर एक चीज का बदला सूद समेत लेके रहेंगे। जो भी तूने आज तक हमारे साथ किया है ना, सबका बदला लिया जाएगा। अब ये कहते हुए वो युनशी की तरफ अपनी फिंगर को पॉइंट करता है। साथ ही हम देख पाते हैं कि इस फॉर्मेशन के चलते युनशी के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था, लेकिन अपने स्वॉर्ड से इसने इसे रोका हुआ था। और वो कहता है कि क्या तुम लोग बदले की बात कर रहे हो, शर्म नहीं आती? हाँ बिल्कुल शर्म नहीं आती। मुझे तब बस अफसोस हो रहा है कि यार काश मैं यहाँ पे पहले आ जाता और तुम्हें और तुम्हारे क्लैन को मिटा के रख देता। मुझे तो फैन मोली के साथ साथ और उसके जो पालतू थे ना, उनके साथ साथ तुम लोगों को भी निपटा देना चाहिए था। अब मैं तुम्हें आखिरी मौका दे रहा हूँ और ये मेरा आखिरी मतलब सच में आखिरी मौका है। चुपचाप मेरे ग्रैंडफादर और मेरी आंट को यहाँ से चुपचाप आजाद कर दो और इज्जत के साथ जाने दो। और जो तुम्हारे वो जो वर्थलेस सन है ना, जो कि किसी काम के नहीं है, उन्हें मेरे हवाले कर दो। वरना अगर तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी तो जो अंजाम होगा ना, उसे तुम झेल नहीं पाओगे। तुम्हारे इस एंटायर बर्निंग हेवन क्लैन के हर एक मेंबर के साथ साथ इस सेक्ट का मैं नामो निशान मिटा दूंगा। दुनिया में किसी कोने में भी तुम लोग पाए नहीं जाओगे। अभी इसकी बात सुनकर ना तो जी यहाँ पे सेक्ट मास्टर का भाई था, वो कहने लगता है कि सर अपनी हालत देखो, इस वक्त तुम हमारे सेक्ट के अंदर मौजूद हो और फिर भी इतना ज्यादा एरोगेंट बन रहे हो। अब ये कहते हुए वो अपना हाथ ऊपर उठाता है और यहाँ पर अपने पावर्स का यूज करते हुए ये जो फॉर्मेशन था इसे और ज्यादा स्ट्रेंथन करता है। जो देखकर युनशी कहता है कि ओ मैं समझ गया, तो ये है तुम लोगों का जवाब। ठीक है फिर अब तुम्हारे साथ जो कुछ होगा ना, इसके जिम्मेदार खुद तुम होगे। ये कहते हुए युनशी यहाँ पे अपनी बर्निंग हेट का यूज करता है। एक स्लैश अटैक में सबसे पहले ये जो बैरियर था इसे डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखते साथ ही यहाँ पे वो जो बंदा था वो अपने सारे सिपाहियों को एक साथ उसके ऊपर हमला करने का ऑर्डर देता है। अब इतने सारे लोगों को अपने सामने देख करना युनशी कहने लगता है कि माफ करना, अब जो तुम्हारे साथ मैं करने वाला हूँ इसके जिम्मेदार खुद तुम लोग होगे। और अब तुम लोग विटनेस करोगे कि कैसे मैं इस पूरे के पूरे क्लैन को यही इनके गढ़ में आकर पूरी तरीके से बर्बाद कर दूंगा। अब युनशी इन सब की बचाना शुरू कर देता है। यहाँ पे युनशी अपना प्रेशर का यूज करता है, साथ ही वो इतनी कमाल की स्वॉर्ड स्ट्राइक से इन सब पे हमला करता है ना कि किसी को काउंटर अटैक करने का मौका नहीं मिलता। अब माहौल को बिगड़ता हुआ देखकर सेक्ट मास्टर का भाई अपनी स्वॉर्ड पावर को गैदर करते हुए युनशी के ऊपर हमला करने के लिए उस पे टूट पड़ता है। अब यहाँ ये दोनों एक दूसरे के आमने सामने मौजूद होते हैं, एक दूसरे के ऊपर दे तनातन काउंटर स्ट्राइक कर रहे होते हैं। और यहाँ पे युनशी खुद भी इसकी स्वॉर्ड स्किल को देखकर मनी मन हंसता है। लेकिन देखने वाली बात ये थी कि ये जो बंदा है ना, ये बार बार फायर एनर्जी को अपने अंदर एप्लिश करता जाता है, यानी कि इसके अंदर कभी कम ही नहीं हो रही थी। और तभी वो कहने लगता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही समझे, हमारे इस बर्निंग हेवन क्लैन के अंदर फायर एनर्जी कभी भी खत्म होती ही नहीं। तो चलो अब देखते हैं कि आखिर तुम कब तक हमारे सामने टिक पाते हो। अब वो उसकी तरफ फायर एनर्जी के जरिए से एक स्लैश अटैक करता है, लेकिन इसे क्या पता कि युनशी क्या चीज है। यहाँ पे युनशी की बॉडी के अंदर जो फायर सीड था ना, वो भी यहाँ पर आसपास के एनर्जीज को अब्सॉर्ब करते हुए बिल्कुल ऐसा ना जोश मारता है। और युनशी की बॉडी पहले से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग नजर आ रही थी और अब वो यहाँ के आसपास की जो फायर एनर्जी है उसे अब्सॉर्ब करते हुए इसके ऊपर हमला करने के लिए रेडी था। और ये चीज जो इनका सेक्ट मास्टर है वो बहुत ही अच्छे से देख लेता है और तभी वो अपने भाई को आगाह करता है और कहता है कि थोड़ा संभल के। तभी यहाँ युनशी अपनी स्वॉर्ड को तेजी से थामता है और चला के एक स्वॉर्ड स्ट्राइक इसकी तरफ मारता है। और जैसे ये बंदे से टकराता है ना, तो एक सिंगल स्ट्राइक से युनशी इसे मैदान से बाहर फेंक देता है। अब इसे इंटरनल डैमेजेस भी हुए थे। ये बंदा जैसे ही ऊपर की ओर देखता है तो युनशी अपनी तलवार के साथ इसे मारने के लिए आ चुका था, लेकिन इससे पहले कि युनशी का स्ट्राइक इसे लग पाता तभी बीच में इनका जो सेक्ट मास्टर है वो आ जाता है। आते साथ ही युनशी के स्वॉर्ड स्ट्राइक को वो रोक लेता है अपने स्वॉर्ड से, जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड के ऊपर एक लेयर की कोटिंग करते हुए कहता है कि लड़के आज तूने हद ही पार कर दी, आज मैं तेरी हड्डियों का ना चूरा बना के इस आग को और ज्यादा भड़काऊंगा, तो देख बस। अब यहाँ पे ये बचकाना धमकी सुनकर ना युनशी की हंसी छूट जाती है और वो कहता है कि ठीक है, अगर तुम्हारे अंदर दम है तो ट्राई कर लो। अब यहाँ पे इसकी ये बात सुनकर ना सेक्ट मास्टर को और ज्यादा गुस्सा आता है, तो वो इमीडिएटली युनशी के ऊपर हमला करने के लिए चला जाता है। अब इनके बीच स्वॉर्ड स्ट्राइक के साथ क्लोज कॉम्बैट बैटल होता है, जहाँ पे सेक्ट मास्टर और युनशी एक दूसरे के ऊपर काफी अच्छे खासे हमले करते हैं। लेकिन एक दो वार करने के बाद ही जो सेक्ट मास्टर है वो उसकी तरफ अपनी पावर के जरिए से एक स्वॉर्ड स्ट्राइक भी भेजता है, लेकिन ये स्ट्राइक असल में फायर एनर्जी से फिल्ड थी। अब यहाँ युनशी इसकी जो स्ट्राइक थी ना, इसे अपने स्वॉर्ड के जरिए से अब्सॉर्ब करके उस फायर एनर्जी को अपना बनाता है और इसकी तरफ एक काउंटर अटैक करता है। जैसे कि यहाँ पे सेक्ट मास्टर भी समझ चुका था और वो इतना जान चुका था कि नहीं, मामूली ट्रिक्स तो इस लड़के के अगेंस्ट काम नहीं करने वाले, तो वो वापस से हवा में जंप करते हुए युनशी के ऊपर हमला करता है। लेकिन युनशी भाई ये एक कदम ना आगे चलता है, वो जानता है कि यहाँ पर ये फायर एनर्जी का यूज कर रहा है, तो बस इसी चीज को वो इसके खिलाफ यूज करता है, इसके लोगों के खिलाफ। जहाँ पे हम देख पाते हैं कि वो अपने स्वॉर्ड के अंदर जो फायर एनर्जी है ना, इसको मैक्सिमाइज कर देता है, जिसके चलते जब यहाँ दूसरी फायर एनर्जी वाली जो स्वॉर्ड स्ट्राइक इससे टकराती है ना, तो उसके अंदर जो फायर एनर्जी है वो यहाँ पे इथेरियल फॉर्म से कॉर्पोरल फॉर्म ले लेती है। यानी कि जो ये फायर जो कि पहले इथेरियल एनर्जी में थी, अब ये कॉर्पोरल का फॉर्म लेती है और चारों तरफ यहाँ पे आग की बारिश होने लगती है, जिसके चलते इसके अपने लोग इसमें जलने लगते हैं। लेकिन जो सेक्ट मास्टर था ना, उसे किसी चीज की परवाह नहीं थी, उसे तो बस युनशी को यहाँ पे निपटाना था, तो वो वापस से उसके ऊपर हमला करता है। लेकिन अब यहाँ पे युनशी जब उसके स्वॉर्ड को रोकता है ना, तो वो अपनी हेरेटिक सोल का यूज करता है और जैसे वो इसे
एक्टिवेट करता है तो उसके सीएफ कॉन्शियसनेस में हमें सब बनता हुआ देख पाते हैं और अगले ही पल वो फॉलिंग मून सिंगिंग स्टार नाम की टेक्निक को अनलीश करता है, जिसके चलते ऊपर एक बहुत बड़ा सा एनर्जी बॉल नजर आता है जो कि यहाँ पर आसपास छोटे छोटे पार्टिकल्स के जरिए से इन सब के ऊपर हमला करता है, जिसके चलते ये लोग दूर छटक जाते हैं। अब यहाँ यून की जो सेक्ट मास्टर है वो भी इससे पंगे नहीं लेता, वो भी इस चीज को देखते साथ ही दूर हट जाता है। लेकिन यूनशी फुल पावर के साथ फुल स्पीड से इस एनर्जी बॉल जो कि इसके इस फायर एनर्जी के रिवर्स काम कर रहा था, जिसके अंदर आइस एट्रीब्यूट की भी पावर शामिल थी, और वो यहाँ पर इस बॉल को सीधा इस सेक्ट मास्टर के ऊपर उतार देता है। और जैसे ही वैसे टकराता है ना, वो भी अपने भाई की तरह ना मैदान से बाहर जा गिरता है। इसकी हालत इस हद तक बिगड़ चुकी थी कि इसके भाई से भी ज्यादा इंजर्ड ये हो चुका था, मतलब उनकी उल्टियां कर रहा था। और जब उसका भाई ये नजारा देखता है ना तो वो उसे बचाने के लिए आता है, पर तब तक यूनशी उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। लेकिन यहाँ पे जो एल्डर्स थे ना वो लोग एक फॉर्मेशन को क्रिएट करते हुए एक छोटा सा अटैक बनाते हैं और यहाँ पर यूनशी को दूर ढकेल देते हैं वापस से उसी सर्कल के अंदर। लेकिन यूनशी की यहाँ पे सटक चुकी थी भाई, उसका ऑरा देख कर ही बताया जा सकता था कि इस वक्त वो कितना ज्यादा गुस्से में है। उसके बाद यहाँ पे होता है एब्सोल्यूट स्लॉटर, जहाँ यूनशी एकदम ना आंधी उड़ा देता है और लोगों को जो भी उसके बीच में आता है ना सबको निपटाता चला जाता है। ये चीज इतना फास्ट होता है कि मैदान में क्या हो रहा है किसी को दूर से नजर ही नहीं आता। यहाँ पे बस इन लोगों को अपने लोगों की चीखने की आवाजें आती है। दोनों भाई मिलकर यहाँ पे गौर से देखते हैं कि हो क्या रहा है। वहीं दूसरी तरफ जो जिऊ चेंग है वो जब ऊपर से ये नजारा देखता है तो वो भी कहने लगता है कि क्यों क्यों आखिर ये सब क्यों हो रहा है। अब जिऊ चेंग भी ये देख के हैरान था कि आखिर ये इतने कम वक्त में इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे बन गया। वहीं दूसरी तरफ दोनों भाई मिलकर डिस्कस कर रहे थे कि आखिर इसे कैसे निपटाया जाए। तभी इसका छोटा भाई कहता है कि मेरे भाई, मेरे ख्याल से ये जो यूनशी है ना ये एक डीमन बन चुका है, एक ऐसा डीमन जो कि हाल ही में पैदा हुआ है, इसे हम नहीं रोक सकते। जो सुनकर उसका भाई भी एग्री करता है और वो यहाँ पर सारे मेंबर्स को फॉल बैक यानी कि पीछे होने का ऑर्डर देता है और कहता है कि सबके सब यहाँ से भागो। पर यहाँ पे गाइस बहुत ही कम लोग बच पाते हैं क्योंकि आधे से ज्यादा को यूनशी ने निपटा दिया था, और जिसके बाद सबके सब दूर खड़े हो जाते हैं और यूनशी इन सबको देखे जा रहा था। अब बर्निंग हेवन क्लैन के सारे टॉप के एक्सपर्ट्स को भी हम देख पाते हैं, और यहाँ जो ये सारे एक्सपर्ट्स थे ये असल में हेवन फेज के सारे एक्सपर्ट थे। और जैसे कि यहाँ पे जैस्मिन भी भली भांति जानती थी और वो कहने लगती है कि यहाँ पर सारे के सारे जो बर्निंग हेवन क्लैन के जो हेवन फेज के एक्सपर्ट है ना वो सब के सब आ चुके हैं। मतलब कि इन लोगों ने आज यहाँ पे तुम्हारी सॉलिड फील्डिंग सेट कर दी है। मतलब कि सिर्फ एक पर्सन को मिटाने के लिए 4 मेजर सेक्ट में से एक सेक्ट आज यहाँ पर अपनी फुल फोर्स को उतार चुका है। ऐसे कहना तो नहीं चाहती लेकिन मानना पड़ेगा इडियट कि तुमने आज इतिहास बना दिया। अब यहाँ पे जो हेवन फेज के सारे एक्सपर्ट थे ना ये सारे मिलकर यहाँ पर एक तगड़ा वाला किलिंग फॉर्मेशन को एक्टिवेट करते हैं जो कि पहले वाले से कई गुना ज्यादा खतरनाक है। अब तभी ये नजारा देखकर जो जिऊ चेंग है वो कहने लगता है कि बहुत अच्छे इस बार का ये फॉर्मेशन तो पहले वाले से 10 गुना ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, जिसका मतलब यूनशी के बच्चे आज तो यहाँ पे मरेगा और तुझे दफनाने के लिए तेरी बॉडी का एक पार्ट तक नहीं मिलेगा। अब गाइस यहाँ पे यूनशी भी समझ चुका है कि भाई मुसीबत में तो वो पड़ चुका है, लेकिन यूनशी के पास हर चीज का सोल्यूशन है गाइस। तो अब हम नेक्स्ट ब्रेकडाउन वीडियो में देखेंगे कि आखिर इस चुनौती से यूनशी कैसे बच पाता है। सो होमीज आज का ब्रेकडाउन वीडियो तो यहीं पे एंड होता है।